प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं और इस पूरे वायरल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इस पूरे वायरल पेपर के सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो भैया 7 मार्च के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। आइए बच्चों, इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा ही कि कॉपी कैसे लिखना है और मानचित्र वाला कार्य कैसे करना है, इसका एक मैं तरीका बताने वाला हूं। और ये बोर्ड के पेपर में हर साल 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कल 7 मार्च के पेपर में सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ऐसा ही पेपर छपने वाला है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बच्चों, जैसे ही पेपर मिले करना क्या है, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम भर देना। इतना करने के बाद बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को हल करना है, ठीक ना। और पेपर जो होगा 2 खंड में डिवाइड होगा, एक तो खंड अ होगा और दूसरा खंड ब होगा, ठीक ना। तो भैया मैं आप सभी को पूरा मैं खंड बताऊंगा, चाहे वो खंड अ हो चाहे वो खंड ब हो। एक ही प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। आइए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। अच्छा, यंग इटली किसके द्वारा बनाया गया था आपको बताना है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जिउसेppe मैज़िनी, काउंट काउर या जिउसेppe गैरिबाल्डी। तो यंग इटली सोसाइटी, जो यंग इटली सोसाइटी था, इसका जो बनाने वाला था भाई, जो इसके नेता थे, ठीक ना, वो कौन थे? जिउसेppe मैज़िनी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए सभी क्वेश्चन अभी अभी तैयार कर लो। कल के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सम्राट घोषित किया गया था 1871 की जर्मनी का प्रथम। देखो, जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? कैसर विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम या ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो बच्चों देखो, 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कैसर विलियम प्रथम घोषित किया गया था, ठीक ना। ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चा कि सन 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र, कुलीन तंत्र, असीमित राजतंत्र या लोकतंत्र। तो क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता या कार्न आयात पर नियंत्रण या उद्योगपतियों के एवं शहरी लोगों का विरोध। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक जो कार्न कानून था, इसको समाप्त करने का रीजन क्या था कि कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा वृद्धि हो गई थी, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, अमेरिका में या फ्रांस में या भारत में। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये अमेरिका में गठन किया गया था, आयोजित किया गया था। इस बात को ध्यान रखना, कल के पेपर में सीधा सीधा छपने वाला है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि या अगला हमारा ऑप्शन है शिक्षा या व्यापार। तो बच्चों देखो, रक्षा को या प्रतिरक्षा को संघ सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान समझिएगा कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली या मुस्लिम। सिंहली इसका राइट आंसर होगा। समझते अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो बच्चों यहाँ पे देखो, श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। महात्मा गांधी का विचार क्या था? तो महात्मा गांधी का विचार ये था बच्चों कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ठीक ना। धर्म का राजनीति से कोई भाई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से कौन संबंधित है समझते हैं भाई। क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन या इनमें से सभी, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्या पूछा गया? सीढ़ीदार सोपानी खेती कहाँ पर की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदान में। ये होता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो बच्चे यहाँ पे चना हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेना है। चलिए, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से
किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो बच्चे यह है श्रीलंका की। क्या है? श्रीलंका की है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? धात्विक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लौ एस। क्या हो जाएगा? लौ एस हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक वस्तु का अधिकांशतः प्रकृति प्रक्रिया से उत्पादन कौन सा क्षेत्र में सम्मिलित होता है? आपको बताना है, कई बार आ चुका है पेपर में, ध्यान समझते भाई। क्या हो जाएगा इसका? प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राप्त हो रहा है ना, तो उसको हम प्रारंभिक क्षेत्र में रखेंगे। ठीक ना, क्या प्राथमिक क्षेत्र या प्रारंभिक क्षेत्र? ठीक है। एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हो जाएगा कोयला से। क्या हो जाएगा भैया? कोयला से हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो सन 1970 में। ठीक ना, 1970 याद रखना, कई बार आ चुका है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गति की प्रकृति या उद्यमों की समिति? यही उसका राइट आंसर होगा, उद्यमों की समिति के आधार पर। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों हम आगे बात करेंगे खंड ब के बारे में, जो कि बोर्ड के पेपर में 50 नंबर का पूछा जाएगा। और आपको कैसे हल करना है, क्या तरीका अपनाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। और सब में आंसर देना होगा। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण को लिखना है। ठीक है, या ये भी कर सकते हो। ठीक ना, ये भी कर सकते हो। 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताए गए कि 2 प्रभावों के बारे में स्पष्ट करना है। दोनों में से किसी एक को लिखना है। आइए हम समझते ऊपर वाले का आंसर। इसी प्रकार से आप सभी कॉल करना है, लिखना है, तभी जाकर भैया पूरे नंबर मिलेंगे। लिखेंगे 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात नगण्य था। ठीक ना। जैसे ही भारत से कच्चे कपास का आयात निर्यात बढ़ा, ठीक ना, कच्चे कपास की कीमत बढ़ गई और भारत में बुनकरों के पास आपूर्ति कमी थी और ये अत्यधिक कीमतों पर कच्चा कपास खरीदने में मजबूर हो गए थे। इस प्रकार से लिख दोगे भाई पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे समझते हैं कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी, इसके बारे में समझाना है। या तो ये भी कर सकते हो कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की 2 विशेषताओं के बारे में लिखना है। ठीक ना, तो हम यहाँ पर हल करेंगे इसके बारे में। लिखेंगे यहाँ पर देखो, इसी प्रकार से लिखना होगा कि भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल विचार केंद्र सरकार से निचले स्तर की स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों, जिलों और गांवों में शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार को वितरित करना है। इस अवधारणा को विकेंद्रीकरण कहेंगे। ठीक ना, क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण बोलेंगे। आगे समझते हैं, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तो भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टी के बारे में वर्णन करना है। ये करिए, या तो ये भी कर सकते हैं। अब्रक की उपयोगिता के बारे में समझाना है और भारत में इसकी 2 उत्पादक राज्यों के नाम भी लिखना है। आइए समझते हैं अब्रक वाला। ठीक ना, ये वाला कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। अब्रक उपयोग, अब्रक के छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में, रंग बनाने में, मशीनों के चिकनाई देने के लिए, मान पात्रों की सजावट एवं विद्युत उद्योग में काम आता है। पवन मापी यंत्र तथा उत्तम कोटि के दर्पण अब्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। और कौन कौन से राज्य हैं? अब्रक उत्पादित के 2 राज्य यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या रखा है कि देखो, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद करना है और देशों के स्थिति की तुलना करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है बताना है। या विदेशी व्यापार सब क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव लिखिए। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। यहाँ पर बिल्कुल सटीक भाषा में लिखेंगे भाई, दोनों में, राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में समझेंगे डिफरेंस। यहाँ पर देखो लिखा गया बहुत बेहतरीन ढंग से। कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा मेरे भाई। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर इसी प्रकार से लिखना होगा। लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हेडिंग लगाना राष्ट्रीय आय और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, दोनों को छाट छाट लिखना होगा। पहला लिखेंगे राष्ट्रीय आय किसी देश के वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग होता है। क्या बोलेंगे भाई? राशियों का योग होता है। जबकि हम ये बोलेंगे भैया, जबकि हम ये बोल सकते हैं कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है, अतः राष्ट्रीय आय का ये औसत होता है, एवरेज होता है भाई। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश का उत्पादन से होता है, जबकि प्रति व्यक्ति का आय एक देश की औसत आय से होता है। ठीक ना, आगे समझ में। चलिए आगे समझते हैं कि राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक स्थिति प्रगति का सूचक होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय देश में लोगों के रहन सहन के असर माप किया सूचक होता है। समझते हैं कि राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं होता है, जबकि मापक होता है। देश की स्थिति की तुलना के लिए राष्ट्रीय आय को उचित विधि माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के माध्यम से ही हम निकालते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये पूछा गया सत्याग्रह के बारे में, 5वां नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है क्वेश्चन, किस प्रकार से पूछा गया है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक ना, इसी प्रकार से हल करना होगा। समझते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए
3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण करिए या असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए, ठीक ना, और 2 कारण भी लिखना है क्यों चलाया गया था। आइए समझते हैं, आइए भाई समझते हैं कैसे लिखेंगे। देखो बिल्कुल इसी प्रकार से भाई लिखना होगा, तभी जाकर नंबर मिलेंगे। लिखेंगे सत्याग्रह का अर्थ, यही चलाया गया था। सत्याग्रह के विचार का मतलब होता है सत्य को ही अपनी शक्ति बना करके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति को में विश्वास होता है और महात्मा गांधी का मानना था कि हम गलत नीतियों का बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे और हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करेंगे। ओके चलिए अब आगे बढ़ जाना। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1916 में ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र में इसका दौरा किया था और वहाँ के किसानों को दमदारी बगान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने का प्रेरित भी किया था, उत्साहित भी किया था। ओके आगे लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर देखो गुजरात वाला सत्याग्रह 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद मिली थी और क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि किसान सरकार उनसे जबरन वसूल कर रही थी, क्या कर रही थी, लगान वसूल कर रही थी। ठीक है लिखेंगे अगला अहमदाबाद सत्याग्रह, इसमें क्या लिखेंगे 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह वाला कार्य किया था। ठीक है ना। चलिए अगला बच्चा हम ये लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला देखो, ये वाला 6 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, क्यों है, रीजन लिखिए और कैसे समाप्त कर सकते कारण भी लिखना है, रीजन बताना है। और भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके क्या वर्णन करना है, ये भी 6 नंबर का है। आइए बच्चों समझते हैं, ठीक है, पूरा बढ़िया समझेंगे। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा, तभी जाकर के पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। ठीक है चलिए आगे समझते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है, लेकिन उसने विकृत रूप धारण कर लिया है और भारत में जाति प्रथा प्रचलित हो गई है। आगे लिखेंगे कि जाति आधारित रोजगार के कारण रुचि रहने पर भी लोग एक दूसरे के धंधे को अपना नहीं पाते हैं, फलतः बेरोजगारी के शिकार भी हो जाते हैं और इस प्रकार जाति प्रथा भारत के लिए एक प्रमुख कारण भी हो सकती है। कैसे दूर कर सकते हैं भाई, स्कूल कॉलेज धर्मशाला छात्रावास आदि के नाम में जाति का नाम हटा दो भाई, पूरा जाति का नाम हटा दो, या जाति संगठन परिचय सम्मेलन पर कानून व्यवस्था को प्रतिबंध लगाना चाहिए कि कोई भी संगठन में जाति के नाम पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है ये वाला, या ऊपर वाला कर दो, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हो। भूक्षरण से क्या समझते हैं, इसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, 4 रुपये लिखना है। आइए बच्चों लिखते हैं भैया, भूक्षरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। चलो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने, ठीक ना, हटने एवं दूर स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण कहते हैं। रीजन क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वन विकास, ठीक ना, निवास विनाश, ठीक ना, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अत्यधिक चराई, झुम कृषि, खनन कृषि, बहुत तमाम प्रकार के रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से उपाय कर सकते हैं भाई, समोचा जुताई करेंगे, पट्टीदारी खेती करेंगे, ठीक ना, और भू परिष्करण प्रक्रिया करेंगे, वायु अवरोधक व आश्रय और आवरण करेंगे। इतने 4 प्रकार के रीजन हो सकता है, यहाँ से लिख सकते हो भैया उपाय हो सकता है। चलिए अब अंत में हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान दो, 8वां नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की विशेषता के बारे में लिखना है, विवेचना करना है, 6 नंबर का है। या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्या के बारे में लिखना है, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है यहाँ पर देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसी में हमारा आसान सा क्वेश्चन है, देखो लिखेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा भाई। लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना तथा खनन भी शामिल होता है। भारत की लगभग 70% आबादी इसी पर डिपेंड रहती है। लेकिन द्वितीय क्षेत्र क्या होता है भाई, द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। यह भारत का सकल जीडीपी जो भी सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार टोकरी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और यह प्रारंभिक क्षेत्र के उत्पादों को उपभोक्ता उपयोग योग्य उत्पादों में परिवर्तन करने का भी मदद करता है। तो भाई इस प्रकार से आप सभी कॉपी लिखना है, सारे क्वेश्चन को हल करना है, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। और बच्चे ये देखो मानचित्र वाला जो कार्य होता है ना, मानचित्र मैंने ऑलरेडी बता रखा है, मैंने मानचित्र पर 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, जाकर उसको देख लेना। मैंने पूरा बढ़िया से बता रखा है कि किस प्रकार से मानचित्र भरना है, क्या करना है, क्या गलती नहीं करना, सब कुछ ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।